दोस्तों नमस्कार, शिक्षा टाउन पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशन से करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु, एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। हर दिन एक नया मौका होता है, ये आप याद रखेंगे। जो आप अगर आप सोच रहे हैं कि भाई शुरुआत जो है वो कहाँ से करें, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करें, किस तरह से हम लोग सिलेक्शन लें, तो खुद को बेहतर बनाने, सपने को पूरा करने और असंभव को संभव बनाने का जो प्रयास होता है ना, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। इतना केवल आपको करना है और आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी। तो हर दिन एक नया मौके की तरह से आपको उसे देखना है, लगातार हर दिन आपको संघर्ष करते रहना है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट विषय वस्तु आज आपको यहां पर एक मिलने वाली है। इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम लोग कवर करेंगे। भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होता है उसको हम लोग यहां पर कवर करेंगे, है ना। संपूर्ण विषय वस्तु आज हमारे इस क्लास में होने वाली है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक यूनेस्को की, है ना। यूनेस्को आपने नाम सुना है, उसकी आज हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, है ना। यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करता है, क्यों इसे बनाया गया, क्यों वैश्विक मंच पर इसका अपना बहुत ज्यादा महत्व है। शुरू से लेकर आखिरी तक आप वीडियो में जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही एक ऐसा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जहां से बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए जो शुरुआत होती है आप ये याद रखें कि जो इसका परिचय है वो ये है कि ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक ये शैक्षणिक संघ है। क्या है ये शैक्षणिक, वैज्ञानिक और इसके साथ में सांस्कृतिक संगठन के रूप में जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी ये माने जाती है। इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटो क्या है इसका, ये किस लिए काम कर रहा है, तो ये वैश्विक शांति के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा ये ग्लोबल पीस के अलावा ये सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहा है। किसके लिए? ये सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहा है, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल एक एजुकेशन का जो एक माहौल है उसे ये क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये विज्ञान के दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने का काम करता है। और उसके अलावा ये संस्कृति, जैसा कि इसके नाम में भी है ना, यहां पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ में साइंटिफिक, साइंस हमारी इसमें इंक्लूडेड है इसके फुल फॉर्म में। इसके अलावा इसमें सांस्कृतिक संगठन इसे कहा जाता है। तो संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को, इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को ये बढ़ावा देने का कार्य करता है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, यूनेस्को जो हमारा है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, संस्कृति के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में भी ये काम कर रहा है। इसके बाद में इसका अगर मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है, फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसमें 194 सदस्य, कितने? 194 सदस्य हैं। और इसकी जो स्थापना है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये 16 नवंबर 1945, है ना, 16 नवंबर 1945 को इसे स्थापित किया जाएगा। और ये 4 नवंबर, भारत इसका जो सदस्य है ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माना जाता है। 4 नवंबर 1946 में ये इसका सदस्य बन जाएगा। तो बहुत पुरानी एक तरह से भारत के साथ में इसकी साझेदारी चल रही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला जो पॉइंट आता है, इसका उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसमें देखिए 4 क्षेत्रों में ये कार्य करता है। कुल मिलाकर के कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में ये कार्य करता है। पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है एजुकेशन, शिक्षा, है ना। तो भाई देखिए, किसी भी समाज का अगर आपको विकास करना है, किसी भी समाज को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो मेन एक एंटिटी होती है, मेन एक क्वांटिटी होती है, उसे हम लोग शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन के माध्यम से हर एक संभव प्रयास किए जा सकते हैं, हर एक संभव कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत होगी शिक्षा की, है ना। शिक्षा तकनीकी भी है, तकनीक, लेकिन शिक्षा का एक बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगर आप शिक्षित ही नहीं है तो तकनीक से आप वंचित रह जाएंगे, है ना। तो इसमें शिक्षा के माध्यम से समानता और समावेशन को बढ़ावा देना की बात की जाएगी। एसडीजी 4 शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यहां पर बात की जाएगी। मतलब शिक्षा केवल नहीं, गुणवत्तापूर्ण, ऐसी शिक्षा जो कि आपको गुणवत्ता प्रदान करे। वैश्विक जो शिक्षा एजेंडा है 2030 को लागू करना भी इसका एक शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य है। इसके अलावा स्कूलों में सहिष्णुता फैले, है ना, स्कूलों में जो है वो मानवाधिकारों और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिले, ये भी इसका उद्देश्य है, ये भी आप याद रखें। तो सांस्कृतिक विविधता को ये बढ़ावा
बढ़ावा देने का भी कार्य करेगा, है ना। जो कल्चरल एक तरह से डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी आपको भी पता है भाई, इंडिया अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो भारत में विविधता की जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो डाइवर्सिटी को ये मेंटेन करने, उसको ये बढ़ावा देने, उसको ये प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को करता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में अगला जो नंबर आता है, अगला जो इसका पैरामीटर है वो है विज्ञान। अब विज्ञान देखिए, आविष्कार क्या है, अगर जो हमारी एक तरह से जो जरूरतें होती है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगर आपकी जरूरतें होती हैं तो आपका इन्वेंशन होता है। अब इन्वेंशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको साइंस की जरूरत होगी, है ना। तो साइंस के क्षेत्र को भी ये बढ़ावा देने की बात करेगा। यहां पर सतत एसडीजी को विज्ञान के माध्यम से साकार करने का उद्देश्य है। यहां पर जल विज्ञान, महासागर के विज्ञान, पर्यावरण के अनुसंधान, आपने देखा होगा बहुत बार यूनेस्को जो है वो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें करता रहता है ना। इसके अलावा ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समान अवसर भी प्रदान करने का काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए भारत भी लगातार तत्पर है, और एआई समिट भी भारत ने ऑर्गेनाइज कराई थी, तो एआई समिट की नैतिकता और वैश्विक सिफारिश भी जारी करना इसका उद्देश्य माना जाता है। ये भी एक अच्छा, मतलब एक ये इसके उद्देश्यों में से एक ये हो जाता है। इसके बाद में जो अगला हमारा क्राइटेरिया है वो आता है संस्कृति। हम लोगों ने देखा है यूनेस्को ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विश्व धरोहर घोषित किया, है ना। वो किस लिए किया, वो इसीलिए किया ताकि हमारी जो संस्कृति है उससे बचाया जा सके, जो हमारे पुराने निर्माण हुए हैं उन मॉन्यूमेंट्स को बचाया जा सके, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, इस वजह से ऐसा किया जाता है ना। तो विश्व सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण यहां पर किया जाता है। जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं विश्व लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकते हैं, उन्हें हम लोग हेरिटेज साइट की संज्ञा देते हैं। 1972 में का विश्व धरोहर सम्मेलन होता है जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यहां पर आयोजित होता है। इसमें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण का यहां पर बात की जाती है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा का और पुनर्निर्माण की बात की जाती है। इसके अलावा यूनेस्को ने भारत में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में ताजमहल हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, खजुराहो के मंदिर हो गए, बहुत सारे इसके अंदर में साइट्स को डेवलप किया है, इन्हें आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है, इन्हें जो है वो आगे विकास करने की भी कोशिश इसके माध्यम से की गई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए जो चौथा आता है वो आता है कम्युनिकेशन, प्रसार। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा जो है वो आपको भी पता है कि वाद विवाद के माध्यम से शिक्षा क्या होती है, ज्ञान का जो है वो उद्भव होता है, ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता है। तो शिक्षा के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उसके लिए भी हमें क्या कम्युनिकेशन की जरूरत है, उसके भी प्रचार प्रसार की जरूरत है। अगर मान लो जनरेशन बाय जनरेशन वो शिक्षा या संस्कृति या फिर कोई भी विज्ञान ही कह लें, अगर ये सारी चीजें प्रसारित होते हुए आगे ना बढ़ी या फिर उसका इंपैक्ट जो है वो कुछ क्षेत्र में आगे ना बढ़ा, तो वो उसको भी कंजर्व करके रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए संचार भी बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है जिसको बढ़ावा देने की बात यूनेस्को करता है। तो स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देगा ये सूचना और संचार के माध्यम से, है ना। डिजिटल युग में सूचना तक सीमित पहुंच करना यहां पर बताया जाएगा। ओपन साइंस और मुक्त शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं, ओपन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, इनको ये बढ़ावा देने की बात करेगा। मतलब कुल मिलाकर के संचार के माध्यम से शिक्षा को भी, विज्ञान को भी और संस्कृति को भी ये बढ़ावा देने की बात करेगा इसके माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, यूनेस्को जो संरचना है इसकी अगर देखें तो इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने अंग होते हैं यूनेस्को में संचालन अगर होता है तो कितने माध्यम से होता है, तो 3 माध्यम से होगा। पहला जो हो जाएगा वो महासम्मेलन, है ना, जनरल कॉन्फ्रेंस इसे हम लोग कहते हैं। इसमें प्रत्येक 2 वर्षों में ये आयोजित की जाती है, प्रत्येक 2 वर्षों में ये आयोजित हो जाएगी। इसमें सभी जितने भी सदस्य देश हैं उनको यहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नीति निर्धारण और बजट की स्वीकृति का कार्य भी यहां पर होता है। नीतियों का निर्धारण मतलब 2 वर्षों तक हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं, किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उस पर यहां पर चर्चाएं होती हैं। ये ग्लोबल लेवल पर महासम्मेलन आयोजित किया जाता है। कितने सालों में? 2 वर्षों में इसका सम्मेलन आयोजित होता है।
उसके बाद में देखिए कार्यकारी परिषद, अगर देखें इसमें एक एग्जीक्यूटिव, भाई अगर मान लो ऐसा है कि सम्मेलन हो रहा है तो उसको उसमें कार्य करने वाली एक परिषद की आवश्यकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड यहां पर होता है ना, कार्यकारी परिषद यहां पर होती है जिसमें 58 सदस्य देशों का समूह देखने को मिलेगा और महासम्मेलन द्वारा ये चयनित होते हैं। ये जो महासम्मेलन है जहां पर सारे के सारे सदस्य इसमें शामिल हैं, उन्हीं सदस्यों में से 58 सदस्य देशों का समूह जो है वो चुना जाता है। महासम्मेलन में इन्हें चयनित किया जाता है। संगठन की दैनिक गतिविधियों की निगरानी रखने का कार्य इस 58 देशों के समूह का होता है। मतलब कार्यकारी परिषद बेसिकली क्या करेगी, ये गाइड करने का काम करेगी, क्योंकि एक सम्मेलन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिसाइड कर ली, लेकिन वो चीजें क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही, इनको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे गतिविधियों की निगरानी करने के लिए वो काम कौन कर रहा है, वो कार्यकारी परिषद कर रही है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कार्य कर रही है। इसके बाद में अगला जो आता है, अगला जो अंग आ जाता है वो सेक्रेटरीट हो जाता है। जैसे भारत में देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं, उनके अपने अपने सचिवालय होते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो कार्य कर रहा है वो कौन करेगा, वो सचिवालय करेगा। मतलब महासम्मेलन द्वारा जो नियुक्त महानिदेशक हैं उनके द्वारा यह संचालित किया जाएगा। वर्तमान इसके जो अगर महानिदेशक देखें तो इनका नाम ऑड्रे ऑजोले है। क्या नाम है इनका, ऑड्रे ऑजोले। इसके अलावा सचिवालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, ये पेरिस में, है ना, जिसका जहां पर इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, वहीं पर इसका सचिवालय का हेडक्वार्टर भी पेरिस में स्थित है। ऑड्रे अजोले का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा ये महानिदेशक द्वारा संचालित होता है पूरी तरह से, ये आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यूनेस्को का भारत के साथ में संबंध किस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो देखिए सक्रिय सदस्य लगातार रहा है, आपको भी पता है भाई, नवंबर 1946 से इसका सदस्य रहा विभिन्न कार्यक्रमों में। और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों की जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से हमारा जो लोकतंत्र स्थापित है वहां पर लोगों के अधिकारों की बहुत ज्यादा बात होती है। हम लोग भी वैश्विक लेवल पर शांति ही चाहते हैं। हम लोग भी शुरुआत से अगर आप देखें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम लोग पूरी तरह से न्यूट्रल थे। हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, किसी के भी अगेंस्ट नहीं थे। हम लोग ग्लोबल पीस की स्थापना करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम में हम लोग विश्वास रखते हैं, और उसी एक मानचित्र पर या उसी मानक पर जो है वो हमारा यूनेस्को भी चलता है। तो भारत और यूनेस्को का संबंध तो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा इसमें काम करने वाला होता है, ठीक है। तो भारत में अगर विश्व धरोहर स्थल देख लें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो यूनेस्को में स्थापित की गई हैं। 40 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहां पर स्थापित हैं। ताजमहल, जयपुर और ऐतिहासिक शहर नालंदा, एलिफेंटा गुफाएं, ये सारी चीजें यहां पर आपकी एक तरह से आकर्षित करने के लिए, मतलब इनको ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, और यूनेस्को ने माना कि इनको अगर हम लोग संरक्षित करके चलेंगे तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया गया, है ना। तो यूनेस्को में भारत में 40 से ज्यादा हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिल रही हैं, और ताजमहल, जयपुर और नालंदा और एलिफेंटा की गुफाएं इसका एक अच्छा खासा उदाहरण हो जाएंगे। तो भारत में यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिलती हैं। इससे एक संबंध के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है। दूसरा, भारत में शिक्षा में भारत का योगदान। तो सतत विकास लक्ष्य हम लोगों का SDG 4 के तहत में शिक्षा सुधार कार्यक्रम, हम लोगों ने भी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू किया। ये यूनेस्को के सहयोग से, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, यूनेस्को से किसके सहयोग से, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से भारत ने NEP 2020 को लागू किया, तो याद रखेंगे वो सहयोग किसका है, वो सहयोग जो है वो यूनेस्को का ही सहयोग है। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। और ये पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि हम लोग अब फोकस्ड हैं केवल एकेडमिक पर ही नहीं, ये हम लोग कैरियर बेस्ड अब एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं NEP 2020 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में इसका जो पूरा श्रेय है वो यूनेस्को के साथ में हम लोगों ने मिलकर के इसको पूरा तैयार किया, ठीक है। भारत में अगर देखें तो सांस्कृतिक पहल क्या है यूनेस्को की, तो भारत में देखें तो वाराणसी और जयपुर का नाम आपको याद रखना है, बिल्कुल अभी हाल ही में चर्चा में भी आया था। ये रचनात्मक शहर, है ना, रचनात्मक शहर नेटवर्क में इन्हें शामिल किया गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इन्हें यूनेस्को ने शामिल किया, वाराणसी और जयपुर को। बिल्कुल एकदम फैक्ट है, याद रखेंगे, करंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया गया, उसकी सूची में इसे डाला गया। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, और भारत में कुंभ को का जो जोश है उसको तो देखते ही बनता है ना, पूरा देश जो है वो कुंभ नहाने के लिए परेशान है। लगातार वहां पर अभी भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी भीड़ होती है। यूनेस्को की एक ये सांस्कृतिक पहल भी देखने को मिली, जिसमें इन्होंने रचनात्मक शहर का नेटवर्क में वाराणसी और जयपुर को इंक्लूड किया। इसके अलावा कुंभ मेले
मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संज्ञा भी दी गई और उस सूची में इसे शामिल भी किया गया। तो कुंभ मेले को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, हम लोगों के कुछ शहरों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सांस्कृतिक आधार पर जो बने हुए शहर हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें ना, तो संस्कृति में भी अच्छा खासा सहयोग यूनेस्को ने भारत का किया है। उसके बाद में देखिए, अब यूनेस्को और वर्तमान घटनाक्रम करंट अगर डेवलपमेंट देखें तो यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध पर यूनेस्को ने भूमिका दिखाई थी। यूक्रेन में शिक्षा और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो यूनेस्को ने उठा ली, है ना। आप समझ लीजिए, युद्ध के समय वैश्विक स्तर पर युद्ध के समय क्या कर रहा है, ये शिक्षा और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसने उठा ली थी। शैक्षिक संस्थानों के पुनर्निर्माण जो कि बहुत ज्यादा ध्वस्त हो गए, उनको दोबारा से निर्मित करने का भी यहां पर बीड़ा किसने उठाया था, यूनेस्को ने ही उठाया था। उसके बाद में एआई और डिजिटल शिक्षा, भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और भारत भी लगातार इसके लिए प्रयास ही कर रहा है। एआई और डिजिटल शिक्षा पर यूनेस्को की जो सिफारिशें हैं वो इस तरह से है कि एआई का आपको नैतिक उपयोग करना है ना। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई को नैतिकता के आधार पर प्रयोग करना और किसी की इमेज को धूमिल करने के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, ऐसा भारत का इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई थी। उसी प्रकार से एआई का नैतिक उपयोग करना, मतलब नैतिकता के आधार पर, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को डाउनग्रेड करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, आप इसे हर अपने और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए इसका प्रयोग करें। वैश्विक दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए थे यूनेस्को ने, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी बहुत ज्यादा कार्य जो है वो यूनेस्को कर रहा है। मुक्त शैक्षिक संस्थान, कुछ ऐसी मुक्त शैक्षिक संस्थान हैं, उनको ये बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, आप भी देखते होंगे बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज इंडिया में भी चलती हैं, है ना। उस तरह के जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है जहां पर आपको किसी भी संस्थान की जरूरत नहीं है और शिक्षा आप तक खुद पहुंचाई जाएगी, ये एक दायित्व जो है वो यूनेस्को ने संभाला है। इसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उनमें देखिए जल विज्ञान और कार्यक्रम जो आईएचपी होता है, इसके तहत में जल संरक्षण का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पानी ही आगे चल करके, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि जल के द्वारा ही आगे चल करके विश्व युद्ध हो सकता है, तो उसको ही बचाने की कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी। पर्यावरणीय सुरक्षा और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मानव और जैव मंडल कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित होते हैं। कौन से? मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, ठीक है। तो यूनेस्को का जो बजट है ये कैसे आता है, इतना सारा करने के लिए ये जो पैसा आवंटित होता है ये किस प्रकार से आता है? तो अगर हम लोग 2022-23 का एक रेफरेंस के लिए बात करें तो 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो इसका बजट था। तो अच्छा खासा बजट के साथ में ये लोग कार्य करते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए यहां पर रेफरेंस दिया गया है। आप इसमें ये कोशिश करें कि जितना भी करंट डेटा है उसको आप अपडेट करके चलें, है ना, क्योंकि आपको स्टैटिक के साथ साथ में इन चीजों को करंट से रिलेट कर के भी पढ़ना होता है। भारत सहित कई ऐसे देश होते हैं जहां पर वित्तीय योगदान देते हैं। यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र, निजी संस्थानों और सदस्य देशों से वित्त सहयोग जो है वो प्राप्त होता है। यहां पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र, निजी संस्थान और सदस्य देशों से वित्त सहयोग भी यहां पर प्राप्त होता है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि 1.5 मिलियन डॉलर केवल एक संस्था इसको रेज कर रही है। यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है हमारा, है ना, यूनाइटेड नेशंस, उसके द्वारा और निजी संस्थानों के द्वारा और सदस्य देश भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाकर के ये इतना बड़ा बजट आवंटित होता है और पूरे विश्व का कल्याण, मतलब वैश्विक शांति के रूप में इसका जो कल्याण है वो यहां पर यूनेस्को के माध्यम से कराया जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आप याद रखेंगे। अब हाल ही में जो घटनाक्रम है उसके आधार पर देखें तो यूक्रेन में शैक्षिक संस्थानों की सुरक्षा एक अच्छा खासा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। एआई की नैतिकता का पर दिशा निर्देश जो इसने दिया है ये भी हाल ही का एक घटनाक्रम। जलवायु परिवर्तन और शिक्षा में लगातार सुधार के जो प्रयास हैं ये क्या है, ये नवीन घटनाक्रमों के रूप में इन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का जो योगदान है, अभी हम लोग एक समराइज्ड फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में पूरे यूनेस्को को देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं, है ना। तो बने रहिएगा लगातार, लास्ट तक मजा आएगा आपको, ठीक है। यूनेस्को का जो योगदान है वो वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और
विज्ञान के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत भी बहुत ज्यादा अग्रणी है, इसमें सक्रिय रूप से भागीदार है, क्योंकि हम लोगों को भी भाई सांस्कृतिक आधार पर अपनी धरोहरों को बचाना है, हम लोगों को भी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को भी विश्व गुरु के एक उद्देश्य को पूरा करना है, हम लोगों को भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास करना है, हम लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास करना है। तो यूनेस्को और भारत दोनों के जो मोटो है ना, आगे चल करके जो एक ट्रेंडिंग गोल्स होते हैं वो सेम है। इस वजह से हमारा जो सक्रिय रूप से भागीदारी है और लगातार यूनेस्को के साथ में भारत सहयोग करके काम करता है। ठीक है, अब आती है एक टेबल। देखिए, इसमें जो अगर देखें तो आप इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर, कब? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। भारत सदस्य इसका बन जाता है 4 नवंबर 1946, है ना। 4 नवंबर 1946, लगभग बनने के एक साल बाद ये इसका सदस्य बनता है। मुख्यालय अगर देखें तो पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य इसके 194 हैं। वर्तमान महानिदेशक इसके ऑड्रो ओजेले हैं, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। बजट इसका जो है वो 2022-23 में 1.5 बिलियन का था। इसके अलावा 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, है ना। विश्व में, भारत में अगर देखें विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो 40 से ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं। करंट डेटा आपके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो जाएगा। ये वीडियो ऐसा है जो कि आपको स्टैटिक फैक्ट्स और आपके यूनेस्को के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो प्रदान करने वाला वीडियो है। ठीक है, तो यूनेस्को जो है कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यूनेस्को दुनिया भर में शिक्षा का, विज्ञान का, संस्कृति का, संचार के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। और भारत में यूनेस्को के साथ में क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में यूनेस्को की मदद कर रहा है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं आपके स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी, इस वीडियो को आप देख सकते हैं आपके पॉलिटी मेंस एग्जाम के लिए भी, है ना। तो स्क्रीनिंग एग्जाम और पॉलिटी मेंस दोनों में ही ये काम आने वाला वीडियो है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप लोग जब क्विज सॉल्व करते हैं आपने देखा है इन सारी चीजों को, है ना। तो यूनेस्को को हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का जो प्रसार है ना, जो यूनेस्को भी चाहता है, शिक्षा का प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और वो शिक्षा का प्रसार तभी होगा जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।